हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित समुच्चय। आज हम इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो भी हमारे तत्व होते हैं, जैसे जीडीपी हमारा, घरेलू आय या सकल घरेलू उत्पाद, हस्तांतरण आय, कारक आय। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय होती क्या है। राष्ट्रीय से अभिप्राय होता है एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कुल कारक आय, वो भी एक लेखा वर्ष के अंदर, उसी को बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय, या फिर इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, वो होता है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है? ये किस पर निकलता है हमेशा? कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है हमारा? एनएनपीएफसी या फिर राष्ट्रीय आय। क्लियर है ना? देखिए, अब इसके अंदर हमारे जो मेन टर्म्स, जो हमारे दो चीजें आती हैं, वो क्या होती है हमारी? एक तो होती है हमारी सामान्य निवासी, दूसरी होती है हमारी कारक आय। अब देखिए, सामान्य निवासी होते क्या है? किसी भी देश के किन व्यक्तियों को हम उस देश के सामान्य निवासी कहेंगे, और कारक आय होती क्या है? अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य निवासी देखिए, एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय होता है वे निवासी या वे व्यक्ति जो उस देश के अंदर एक वर्ष से अधिक अवधि से रह रहे हो, और उनकी जो आर्थिक रुचि होती है, उन व्यक्तियों की आर्थिक रुचि भी उसी देश के अंदर हो, उन व्यक्तियों की आर्थिक रुचि भी उसी देश के अंदर हो। उन सभी व्यक्तियों को हम सामान्य निवासियों के अंदर काउंट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम भारत के लिए देखें, भारत के सामान्य निवासी, तो भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं जो भारतीय हैं, वे सब व्यक्ति भारत के सामान्य निवासियों के अंदर आएंगे, क्योंकि वो एक वर्ष से ज्यादा अवधि से रह रहे हैं यहाँ पर। सेकंड, उनकी आर्थिक रुचि भी भारत के अंदर ही है। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति, कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी भारतीय किसी दूसरे देश में जाकर के रहता है, किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के रह रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे भारतीय दूतावास के अंदर कोई भी अमेरिका के अंदर एक भारत का दूतावास हैगा, एम्बेसी है भारत की। उसके अंदर जितने भी काम करने वाले इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो भी भारत के नागरिक होंगे, भारत के सामान्य नागरिक होंगे। किसी भी देश के अंदर जो भारत का दूतावास होगा, उसके अंदर जितने भी इंडियंस जो है, जो भारतीय हैं, वो भी भारत के नागरिकों में काउंट होंगे। इंडिया के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे आईएमएफ है, या किसी और देश का कोई दूतावास है, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान का, किसी भी देश का हमारे पास में जो इंडिया के अंदर एम्बेसीज हैं, दूतावास हैं, उनके अंदर काम करने वाले जितने भी भारतीय हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सामान्य निवासियों की? सामान्य निवासी वे व्यक्ति या वे निवासी होते हैं जो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे हो, तथा उनकी आर्थिक रुचि भी उसी देश के अंदर होती है। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं जोड़ते हैं। जैसे अगर कोई हमारे देश का व्यक्ति अमेरिका गया है पढ़ने के लिए, और वो पिछले 10 साल से अमेरिका के अंदर पढ़ रहा है, तो हम उस व्यक्ति को अमेरिका के सामान्य निवासी में काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वहां पर पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक एक रीजन से गया है, उसकी आर्थिक रुचि उस देश के अंदर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आर्थिक रुचि का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? तो ये बात होगी हमारी सामान्य निवासी की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कारक आय की। कारक आय होता क्या है? कारक आय से अभिप्राय होता है जो भी किसी भी देश के अंदर उत्पादक इकाइयां होती है, वह परिवारों को या अपने कर्मचारियों को जो भी भुगतान करते हैं उनकी सेवाओं के बदले में, उसी ही बोलते हैं हम कारक आय। क्लियर है?
एक देश के अंदर जो भी हमारी उत्पादन इकाइयाँ होती हैं, उत्पादन इकाइयों से मतलब जो भी हमारी कंपनीज, हमारे प्रोडक्ट्स, जो हमारे उत्पादक होते हैं, चाहे वो हमारी कोई कंपनी हो, हमारी कोई भी फर्म हो, कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो व्यक्ति होते हैं, जो उत्पादक इकाइयाँ हैं, वे किसी भी परिवार को, किसी भी कर्मचारी को जो भी उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करते हैं, उस भुगतान को उन परिवारों की कारक आय बोला जाता है। इसके अंदर हम किस किस चीज़ को शामिल करते हैं? पहला होता है हमारा पारिश्रमिक। क्या होता है हमारा? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक कब दिया जाता है? जब अगर हमारे पास में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उसको उसके बदले में क्या देते हैं? सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, मजदूरी देते हैं, उसी हम बोलते हैं पारिश्रमिक। सेकंड होती है हमारी सेकंड क्या होती है मेरी? किराया या लगान। किराया लगान क्या होता है? अगर हमने किसी भी उत्पादक इकाई ने कोई भी एक जगह रेंट पर ले रखी है, जैसे आपने एक फैक्ट्री खोल रखी है और आपकी वो जो फैक्ट्री की जो जगह है वो किराए पर है, रेंट पर है, तो आप उसके मालिक को उसके बदले में फैक्ट्री, वहां पर जगह के बदले में क्या रेंट पे करोगे? रेंट पे करोगे तो उसी रेंट को क्या बोलते हैं? वो भी हमारे यहाँ पर कारक आय में जुड़ता है, क्योंकि वो भी किसी परिवार के लिए इनकम होती है, आय होती है। उसके बाद क्या होता है हमारा? लाभ। लाभ क्या होता है? जो भी हम सेवाएं करते हैं, जो भी उत्पादक इकाइयां जो भी काम करती हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है जब वो अपने सामान को बाहर बेचती हैं। तो वही जो लाभ होता है वो भी हमारी कारक आय के अंदर जुड़ता है। एंड इसके बाद में जो हमारा लास्ट वन होता है वो क्या होता है हमारा? ब्याज। फोर्थ क्या होता है हमारा? ब्याज। ब्याज क्या होता है? अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए, चाहे कच्चा माल हो या मशीनें हो, कुछ भी लगाने के लिए आपने पैसे किसी बाहर मार्केट से उधार लिए कहीं से भी, तो उसके बदले में आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वही जो ब्याज होता है वो भी कारक आय के अंदर जुड़ता है। क्लियर है? तो देखिए कारक आय क्या होती है? कारक आय से अभिप्राय एक किन्हीं भी उत्पादन इकाइयों के द्वारा, कारक आय से अभिप्राय उत्पादक इकाइयों द्वारा परिवारों को किए गए कारक भुगतान, या जो उनकी सेवाओं के बदले में हम उनको जो भुगतान पे करते हैं, इसी को हम कारक आय बोलते हैं। कारक आय निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा? कारक आय बराबर पारिश्रमिक प्लस किराया प्लस ब्याज और प्लस लाभ। जो भी हमारी चार चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, इन सबको जोड़ने पर ही क्या मिलती है? हमें कारक आय मिलती है। कारक आय बराबर पारिश्रमिक प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप सबको। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूलेज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो आप सब ध्यान रखिए, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर इन फॉर्मूलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इन सब चीजों को नोट करके रखिएगा, साथ के साथ याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हस्तांतरण आय। क्या है हमारा? हस्तांतरण आय। तो देखिए हस्तांतरण आय होती क्या है? हस्तांतरण आय से अभिप्राय होता है जब हम किसी एक व्यक्ति को दान, सहायता, आर्थिक सहायता या फिर चंदे के रूप में कोई भी आय प्रदान करते हैं या कोई भी भुगतान करते हैं, तो उसे बोलते हैं हस्तांतरण आय। मतलब हस्तांतरण आय एक ऐसी आय होती है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, जो सिर्फ वन साइडेड होती है, एक तरफा होती है। हम किसी को दान या चंदा या आर्थिक सहायता हम उसको देते हैं, बदले में वो हमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं देता, कोई प्रोडक्ट या कोई सेवा प्रदान नहीं करता, उसे बोलते हैं हम हस्तांतरण। तो इसके अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं? दान, चंदा या कोई भी हमारी आर्थिक सहायता हो। सहायता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक सहायता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इन चीजों को जब इंक्लूड करके क्या निकाली जाती है हमारी? हस्तांतरण है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो टाइम चल रहा है, तो आपने न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका ने इंडिया को $1 मिलियन दिए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये क्या हमारी एक हस्तांतरण आय है, क्योंकि इसके बदले में अमेरिका ने इंडिया से कुछ भी चीज नहीं ली। ये एक ट्रांसफर इनकम होती है हमारी हस्तांतरण आय, जिसके बदले में हम किसी को कुछ भी नहीं देते। क्लियर है? तो ये थी हमारी हस्तांतरण आय। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा घरेलू आय। इसके बाद में क्या हमारा घरेलू? देखो घरेलू आय क्या होती है? घरेलू आय से अभिप्राय होता है एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर
एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसे बोलते हैं हम घरेलू आय या सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? क्या बोला जाता है उसको? घरेलू उत्पाद या घरेलू आय। चाहे वह उत्पादन किसी भी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा किया गया हो या फिर किसी भी देश के दूसरे निवासी के द्वारा किया गया हो। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है एक वर्ष के दौरान उसे बोलते हैं हम घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पाद या घरेलू आय। क्लियर है? चाहे वह सामान्य निवासियों के द्वारा किया गया हो या किसी और देश के निवासी के द्वारा किया गया हो। क्लियर? देखिए घरेलू उत्पाद जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, सेकंड होता है हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए सकल और शुद्ध के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था, जब भी हम सकल और शुद्ध की बात करते हैं तो इनके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड का जो चेंज आता है वो क्या होता है हमारा? मूल्यह्रास। क्या होता है हमारा? मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। क्या होता है हमारा? डेप्रिसिएशन। अगर हम शुद्ध के अंदर डेप्रिसिएशन को सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा? सकल घरेलू उत्पाद बन जाता है। और सकल में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो क्या बन जाता है हमारा? शुद्ध बन जाता है। क्लियर है? हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी, ये चीज कि सकल और शुद्ध के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का ही अंतर पाया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। आपने बहुत बार सुना होगा नाम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और शुद्ध को बोला जाता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? जीडीपी और इधर आता है हमारा एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ में आ गया आप सबको? इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं या सेवाओं से होता है। मतलब जितने भी उत्पादन हुआ है उन सब से है जिसके अंदर मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। और जब हम शुद्ध की बात करेंगे तो लास्ट वाली लाइन नहीं लिखेंगे जिसके अंदर मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है, बस इस लाइन को छोड़ के बाकी पूरी डेफिनेशन सेम होती है। अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं या सेवाओं के जोड़ से है या उसके योग को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप सबके? घरेलू आय या घरेलू उत्पादन हमारा होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगला टॉपिक है हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती क्या? अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और शॉर्ट में लिखा जाता है इसको NFIA। क्या बोलते हैं इसको? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती क्या? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय से अभिप्राय होता है एक लेखा वर्ष के दौरान जो भी हमारे देश के निवासी दूसरे देश में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है, जो भी वहाँ से पैसा आता है जो हमारी कंपनियों के द्वारा, वो पैसा जो इंडिया के अंदर आता है उसमें से हम उस पैसे को घटा देते हैं जो भी पैसा विदेशी कंपनियां या विदेशी नागरिक यहाँ से अपने देश में लेकर के जाते हैं, इसे अपने देश में लेकर के जाते हैं। इनके अंतर को क्या बोला जाता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो NFIA का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक है? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। जो भी इनकम हमें विदेशों से प्राप्त हुई है, जो भी हमने हमारे देश के नागरिकों ने या कंपनियों ने दूसरे देश में जाकर के व्यापार करके जो पैसा कमाया है उसमें से उस पैसे को माइनस कर दो जो विदेशी कंपनियों ने या विदेशी नागरिकों ने हमारे देश से कमाया है। इनके अंतर को ही
NFIA या विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बोला जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, हमारे देश के जो निवासी है वो एक वर्ष के दौरान 110 करोड़ रुपए दूसरे देश से कमा करके लाते हैं, एक है हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त कारक आय। क्लियर है ना। उसके बाद में हमारे देश के जो निवासी हैं, जो हमारे देश के अंदर विदेशों के द्वारा जो कंपनियों ने काम करा वो कितना आएगा, 100 करोड़ का। वो कितना है, 100 करोड़। ये क्या हमारा इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को दी गई आय। तो हमारी NFIA कितना हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, कितना होगा, 10 करोड़ रुपए। क्लियर है क्या, वो हमारा 10 करोड़, यानी हमारे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी हुई, 10 करोड़ हुई। 110 करोड़ हमने साल भर में कमाए और 100 करोड़ हमने उनको दे दिए, तो बाकी हमारा कितना बचा, जो नेट इनकम जो हमारी बची वो कितनी बची, 10 करोड़ रुपए। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती क्या है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। क्लियर है क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, ये शुद्ध अप्रत्यक्ष से कर से क्या अभिप्राय होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से अभिप्राय होता है एक लेखा वर्ष के दौरान सरकार को दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता का अंतर। क्लियर है। दोबारा बताता हूँ एक बार, एक लेखा वर्ष के दौरान सरकार को दिया गया अप्रत्यक्ष कर तथा सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के अंतर को, उनके अंतर को क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अगर हम इसके रूल की, इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो भी हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करे, इनडायरेक्टली जो पे करे वो माइनस जो भी हमें सरकार से सब्सिडीज या आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है उसको माइनस कर दो, तो जो भी हमारा अंतर निकल के आता है वो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या NIT कहलाता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आप सबको। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर हम कुछ फॉर्मूलेज की बात करेंगे, उनको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। देखिए अब हमने जितनी भी जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद था, हमारी घरेलू आय थी, राष्ट्रीय आय थी, या जो भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब की सब चीज़ें हमारी दो तरीके से निकाली जाती हैं, दो बेसिस पर निकाली जाती हैं। पहला क्या होता है, हमारी कारक लागत पर निकाली जाती है, तो जिसे हम फैक्टर कॉस्ट या FC बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस या MP इसको बोला जाता है। क्लियर, मार्केट वैल्यू पर। तो देखिए दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं कारक लागत की। कारक लागत से अभिप्राय होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन, वस्तु या सेवा जो भी हो उसके उत्पादन की जो लागत आती है, उसकी उत्पादन लागत को हम उस वस्तु की कारक लागत बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोले तो उसको कारक लागत, जिसके अंदर गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, वो सब हटा दिया जाता है। अगर हम इस कारक लागत के अंदर उस टैक्स को इंक्लूड कर दें, यानी जिस प्राइस पर वो बिकने के लिए तैयार है, जिस प्राइस पर वो वस्तु बिकने के लिए तैयार है, उसका मार्केट प्राइस है, उसे बोलते हैं बाजार मूल्य। किसी भी वस्तु की जो भी उत्पादन लागत आती है उसे कारक लागत बोला जाता है, और जिस प्राइस पर वो बिकती है, जो वो बिकने के लिए तैयार होती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में जो हमारा पैसा, जो उसकी टोटल कॉस्ट बनती है, उसे बोलते हैं उस वस्तु का बाजार मूल्य। क्लियर है। अब हम इनको लिए कुछ फॉर्मूलेज की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप सब। देखिए मैं आपको एक ही फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी चीजें एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, समझने के ध्यान रखिएगा। देखिए एक है हमारे पास में, जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, क्या है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको जो मुझे बनाना है वो क्या बनानी है, अपनी राष्ट्रीय बनानी है।
यानी कि एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मुझे किसी ने सकल घरेलू उत्पाद दे दिया बाजार मूल्य पर, अब उसने क्या बोला है, इस चीज से अपनी उस देश की राष्ट्रीय आय निकाल करके देखो, राष्ट्रीय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से मतलब क्या हुआ, जीडीपी एमपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी एट मार्केट प्राइस, और इसे क्या बोला जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। अब मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी बनाना है, तो देखिए बनाएंगे कैसे, किस तरह से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर आपको सब चीज चेंज करनी पड़ेंगी, आपका पूरा एक वाइड फॉर्मूला बनेगा, इसको अलग अलग करके आप छोटे छोटे बना सकते हो। देखिए किस तरह से, फर्स्ट क्या दे रखा है, एक एक चीज को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या, यहाँ पर जी है, मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, सकल, यहाँ पर क्या आएगा, शुद्ध है, इधर क्या है हमारा, सकल है, इधर क्या है, शुद्ध है। हमें पता है जब भी हम सकल से शुद्ध बनाते हैं, जब भी हम सकल से शुद्ध बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। हमें पता है हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन हमने घटा दी जी में से, डेप्रिसिएशन को मूल्य ह्रास को घटा दिया, अब क्या मिल जाएगा, मुझे ये एन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अब क्या सेकंड क्या हमारा डी है, सेकंड क्या हमारा डी है, यानी कि डोमेस्टिक है या घरेलू है। मुझे क्या चाहिए, राष्ट्रीय बनाना है, एन बनाना है। देखिए फर्स्ट वाले जी को एन बनाने के लिए हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करा जाता है। जो भी सेकंड नंबर पर जो हमारा डी लिखा होता है, अगर इस डी को मुझे एन बनाना है, राष्ट्रीय आय बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है, तो क्या करा जाता है, उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, इसको जोड़ दिया जाता है डी के अंदर। क्लियर है, डी के अंदर इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में इधर भी पी है, इधर भी पी है, ये तो सेम है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या आता है, इधर क्या हमारा मार्केट प्राइस है, इधर क्या हमारी फैक्टर कॉस्ट है। अभी मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर किस चीज का डिफरेंस होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते और इसके अंदर वो इंक्लूड होते हैं। तो देखिए अब इंक्लूड है, मुझे बिना इंक्लूड वाले चाहिए, तो क्या करेंगे, उनको माइनस कर दो, यानी एनआईटी को घटा दो, तो क्या बन जाएगा मेरा, एनएनपीएफसी बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप सबके। जीडीपी एमपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, एनएफआईए जोड़ दिया जाता है और एनआईटी घटाने के बाद में एनएनपीएफसी निकल जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मुझे एनएनपीएफसी दिया है मतलब राष्ट्रीय आय दिया है और मेरे से क्या पूछ रहा है वो, जीडीपी एमपी या जीडीपी छोड़िए एनडीपीएमपी पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, एनडीपीएमपी निकालना है, मतलब मुझे शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है बाजार मूल्य पर। तो देखिए यहाँ पर एन है, इधर एन है, चेंज नहीं है, तो फर्स्ट हमारा क्लियर, आगे बढ़ो। इधर एन है, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। देखिए डी से एन पर जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफ इसको एनएफआईए को जोड़ देते हैं, तो एन से डी जाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को घटा दिया जाएगा। क्लियर है, इसको हम घटा देंगे। पी सेम है, इधर एफ सी है, इधर एम पी है। एमपी से एफसी जाने के लिए हमने एनआईटी को घटाया था, एफसी से एमपी जाने के लिए हम एनआईटी को जोड़ देंगे, तो एनआईटी हमारा जुड़ जाएगा। इसका हमने रूल पढ़ा था, एनएफआईए क्या होता है, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, मतलब जो आय हमें विदेशों से मिली उसमें से विदेशों को दी गई आय माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल जाता है, एनएफआईए निकल जाता है। अगर हम बात करें एनआईटी की, तो एनआईटी क्या होता है हमारा, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता।
तो आई होप आप सबको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आप इससे बहुत सारे तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं, एक चीज़ को बदल करके आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, सारी आप समझ जाओगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। देखिए मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी होता क्या है। जीडीपी तो आपको पता चलेगा क्या होता है, एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं का जो भी हमारा उत्पादन होता है उसे जीडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद, जो भी ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी बोला जाता है। बात करते हैं यहाँ पर मौद्रिक और वास्तविक की, कि मौद्रिक क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं मौद्रिक जीडीपी की। मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, जिनका आकलन या जिनको भी हम कैलकुलेट जब हम करते हैं तो चालू वर्ष की कीमतों पर कैलकुलेट किया जाता है। जिनका आकलन हम चालू वर्ष की कीमतों पर करते हैं उसे ही बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। क्लियर है? अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मौद्रिक जीडीपी क्या होता है हमारा, Q मल्टीप्लाई P। Q का मतलब क्या होता है हमारा उत्पादन, जो भी उस लेखा वर्ष के दौरान कुल उत्पादन हुआ है। P का मतलब होता है चालू वर्ष की कीमत, मतलब जिस वर्ष के लिए हम मौद्रिक जीडीपी निकाल रहे हैं उस वर्ष के अंदर उस वस्तु की क्या कीमत है, तो इसे बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी या चालू वर्ष की कीमत जो हमारी P होती है। अब बात करते हैं वास्तविक जीडीपी की। वास्तविक जीडीपी क्या होता है, जीडीपी की डेफिनेशन क्लियर है। वास्तविक के अंदर क्या करा जाता है, जो भी हम ये कीमत लेते हैं ये चालू वर्ष की ना लेकर के एक आधार वर्ष की लेते हैं। हम पहले कंपैरिजन करते हैं कि उस वर्ष में कितनी थी और अब कितनी, हम आधार वर्ष की लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, वास्तविक जीडीपी क्या होता है, Q मल्टीप्लाई P1। Q आपको पता ही है क्या होता है, उत्पादन। P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की कीमत। P1 क्या होता है, आधार वर्ष की कीमत। तो क्लियर है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होता है। देखिए इनके बीच में एक और अंतर होता है। अंतर क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी तो तब भी बढ़ जाता है जब हमारी वस्तु की कीमत जब हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। क्लियर है? दोबारा बताता हूँ एक बार, मौद्रिक जीडीपी हमारा तब भी बढ़ जाता है जब हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, बट वास्तविक जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ता है जब हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। जब हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है तभी हमारा वास्तविक जीडीपी बढ़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके देश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मार्कर ही है, ये हमारा मार्कर है। एक वर्ष के अंदर हम 100 इकाइयां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 100 इकाइयां बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा Q हो गया। क्लियर है? हम एक आधार वर्ष मान लेते हैं जो हमारा 2004 है और हमारा जो करंट चल रहा है वो 2020 चल रहा है। क्लियर? 2004 हमारा आधार वर्ष है, 2020 हमारा जो चालू वर्ष है, ये P और ये हमारा P1। 2004 में जो इस मार्कर की कीमत थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी। 2020 के अंदर जो हमारी मार्कर की कीमत है वो 15 रुपये हो गई। क्लियर हो गई, 15 रुपये हो गई। तो अगर मैं अपना वास्तविक जीडीपी निकालूंगा तो वास्तविक जीडीपी क्या होगा मेरा, 10 मल्टीप्लाई में 100, 1000 रुपये। क्लियर है? अब देखिए अगर मुझे अपने इस 1000 रुपये को मैं जीडीपी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी चाहे 2019 के लिए निकालूं, 20 के लिए निकालूं, 21 के लिए, कितने भी के लिए निकालूं, आधार वर्ष मेरा क्या 2004 रहेगा। तो ये कब बढ़ेगा, जब मेरा Q बढ़े। इसके बिना तो नहीं, क्योंकि 2004 को मैंने आधार वर्ष माना, मल्टीप्लाई तो हमेशा 10 से ही करनी है। अब जब तक ये 100 नहीं बढ़ेगा तब तक मेरा आंसर 1000 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? अब बात करते हैं मौद्रिक की। देखिए अगर मैं मौद्रिक 2020 के लिए निकालता हूँ तो क्या होता है, चालू वर्ष की कीमत यानी 15 गुणा 100 कितना आया, 1500 आया। क्लियर है? हम मान के चलते हैं कि हमने 2019 में भी निकाला था जब इसकी कीमत कितनी थी, 14 रुपये थी। जब इसकी कीमत 14 रुपये थी तो 2019 के अंदर जीडीपी कितना होगा, 2019 के अंदर मौद्रिक जीडीपी कितना होगा हमारा, 14 गुणा 100 यानी कि 1400। देखिए उत्पादन के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई, जब भी हमारा जो मौद्रिक जीडीपी 1400 से बढ़कर 1500 हो गया। क्लियर है ना? तो मौद्रिक जीडीपी हमारा तब भी बढ़ जाता है जब हमारे Q के अंदर या उत्पादन के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, बट वास्तविक जीडीपी हमारा तभी बढ़ता है जब हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। क्लियर? समझ गए होंगे आप सब। तो आप ये नोट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।